तो आप न सिर्फ इस वॉलेटिलिटी से अपने पोर्टफोलियो को बचा पाएंगे बल्कि अच्छा वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे। आज बताएंगे क्या है निवेश का 943 का ये नियम, साथ ही स्टेप अप का नियम कैसे आपकी वेल्थ बढ़ा सकता है, और उसके साथ ही हम कुछ ऐसे फंड्स की भी बात करेंगे जिन्होंने लॉन्ग टर्म में दिया है आपको बनाकर अच्छा रिटर्न, बशर्ते आप निवेश में बने रहें। इसी पर चर्चा करने के लिए दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मटपाल, फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। पंकज जी और प्रबलीन दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। वेल्थ क्रिएशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर कोई बहुत दिलचस्पी से बढ़ चढ़कर देखता है। हर कोई चाहता है कि हम वेल्थ क्रिएट करें, लेकिन ये अलग अलग तरीकों से हर किसी के अलग अलग स्टाइल के मुताबिक डेफिनेटली पॉसिबल है, और हम तो कई दिनों से इस पर बातचीत कर भी रहे हैं। आज हम कुछ वेल्थ क्रिएशन के गोल्डन रूल बताने वाले हैं अपने दर्शकों को। पंकज जी, वेल्थ क्रिएशन के गोल्डन रूल क्या कहते हैं, कैसे बनती है ये वेल्थ? स्वाति जी नमस्कार, प्रबलीन जी नमस्कार। स्वाति जी देखिए, वेल्थ क्रिएट तभी होगी जब आप सही स्कीम में, सही एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनल प्लान जहां पर रिटर्न ही बहुत कम मिलेंगे, जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में मुश्किल है कि आप वेल्थ क्रिएट कर पाएं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करें। देखिए अभी निफ्टी 50 की हम बात करें तो 22,000 से नीचे निफ्टी 50 आया तो इन्वेस्टर्स बहुत डर गए, कई लोग पैसा निकालने लगे, और हमने देखा कि पिछले कुछ ही दिनों में जैसे ही एक फिर से तेजी आई और इन्वेस्टर्स फिर से दोबारा आने लगे। तो होता यह है कि हम देखते हैं कि जब मार्केट नीचे हो तब आप इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्टेड रहिए लॉन्ग टर्म के लिए, एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। तो ये बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे। और जो आप भी कह रही थी कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं, बहुत सारी हैं, एग्जाम्पल्स हम देंगे, लेकिन जिन्होंने बहुत वेल्थ क्रिएट की लेकिन इन्वेस्टर्स पैसा नहीं बना पाए सिर्फ एक वजह से कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है तो निकल जाते हैं, नीचे आता है तब निकल जाते हैं, और अपने गोल के साथ टिके नहीं रहते, तो उन गलतियों की वजह से वेल्थ नहीं बन पाती है। तो इसके लिए डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म से के लिए इन्वेस्टेड रहिए, सही एसेट क्लास चुनिए ताकि आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। बिल्कुल। और इस पूरे वेल्थ क्रिएशन के इस सफर में शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है। आप चाहते हैं आप करोड़पति बने, लेकिन शुरुआत अगर थोड़ी धीमी रहे, लेकिन उसके बाद जो आपका और करोड़ बनाने का, या उसके बाद एक और करोड़ बनाने का जो सफर होता है वो अपने आप में बहुत छोटा होता चला जाता है। पर यही एक शर्त है इसमें कि आप अपने निवेश को बनाए रखें। ऐसे में प्रबलीन, मैं आपसे जानना चाहती हूं, जो हम वेल्थ क्रिएशन के कुछ नियमों की बात करते हैं और उसमें से एक नियम काफी शानदार माना जाता है, वो कहता है 943 का नियम। जरा बताइए ये वेल्थ क्रिएशन का 943 नियम काम कैसे करता है? जी नमस्कार स्वाति एंड हेलो टू पंकज जी। अभी पंकज जी ने जैसे बताया, मेरे ख्याल से स्वाति डिसिप्लिन और मार्केट्स में बने रहना लंबे टाइम के लिए वो एक्चुअली हमें बेनिफिट करता है, और वही हमारी कंपाउंडिंग जो है वो प्ले में आती है। और ये जो रूल है 943 का, ये उस कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि जब हम वक्त देते हैं तो जो समय है वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स में इतना मैजिकल रोल प्ले करता है जितना कई बार हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसका एक उदाहरण है, मान लीजिए आज आपने एक 50,000 की एसआईपी से शुरुआत किया है और हम 12% के जैसे मार्केट्स में रिटर्न्स लेके चलते हैं, ताकि अच्छे और बुरे दोनों समय में 12% का रिटर्न अगर हम लंबे समय की इन्वेस्टमेंट्स देखें तो आराम से निवेशकों को मिल जाते हैं। तो हम अपना जो पहला करोड़ है, बिकॉज करोड़पति बनने की चाह मेरे ख्याल से एज अ इन्वेस्टर हम सब में होती है, तो जो हम अपना पहला करोड़ है वो करीबन 9 साल में उस लक्ष्य को पाएंगे। जो 943 में 9 आ गया कि आपने अपना पहला करोड़ 9 साल में बनाया। पर मान लीजिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहे अच्छे और बुरे समय दोनों में, तो कंपाउंडिंग इतने सुंदर तरीके से वहां प्ले में आएगी कि नेक्स्ट 4 इयर्स में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। यानी कि आप 2 करोड़ का जो अमाउंट है वो ओवरऑल 13 इयर्स में पा रहे हैं, यानी कि 9 प्लस अनदर 4 इयर्स में आप उस 13 इयर्स के टाइम में आपने 2 करोड़ हासिल कर लिया। एंड अगर आप वहां से फिर बने रहें अपने निवेश के साथ, अपनी 50,000 की एसआईपी को कंटिन्यू करें, तो ओवरऑल 16 सालों में
यानी कि इस 13 साल में और हमने 3 साल जोड़ दिए, 16 साल में आप 3 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से स्वाति, ये जो एक एग्जाम्पल है 943 को दर्शाने के लिए, ये निवेशकों को मोटिवेट भी करना चाहिए। और जो एक खूबसूरती है कंपाउंडिंग की, बिकॉज जैसे हमारा निवेश का समय बढ़ता है, जितना हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया होता है उसका परसेंटेज घटता चला जाता है, और जो ग्रोथ का परसेंटेज होता है हमारे फाइनल रिटर्न्स में, वो बढ़ते चला जाता है। और मेरे ख्याल से जो रूल है कि उस चीज को बहुत अच्छे से दर्शाता है। इसलिए चाहे मार्केट्स में अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, अगर आप मार्केट्स में बने रहें तो लॉन्ग टाइम पीरियड में कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेके मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स अपने बहुत सारे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एंड बस इसमें आपको मार्केट्स के बुरे और अच्छे समय में बने रहना है। एंड दिस 943 का जो ये रूल है, ये मेरे ख्याल से हर निवेशक की लाइफ में उनको वो मैजिकल कंपाउंडिंग का जो आउटकम है वो दिखा सकता है फिर। जी, और इसमें भी बहुत ही शानदार बात यह है, हम तो एसआईपी के वंडर की बात करते ही हैं। इस एसआईपी को अगर आप थोड़ा सा और बढ़ा दें तो कैसे इस स्टेप अप एसआईपी से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। पंकज जी जरा बताइए, क्या ये कोई स्टेप अप एसआईपी का जादू है या फिर एक टेक्निक है या एक फॉर्मूला है जिसे आप वेल्थ को आप जितना चाहते थे उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, बस थोड़ा सा उसको और टॉप अप करके। बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, ये हम चाहे 943 की बात करें या हम स्टेप अप की बात करें, सभी चीजें आपका डिसिप्लिन को दिखाती हैं कि यदि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे डिसिप्लिन हो कि आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं मार्केट के अच्छे और बुरे दौर में। दूसरी बात यह है कि समय के साथ आपकी इनकम बढ़ती है, उसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते हैं, तो आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो जो बात हो रही है स्टेप अप एसआईपी की, उदाहरण के तौर पर यदि आप 12% का सीएजीआर मानकर चलते हैं लॉन्ग टर्म में, तो 10,000 की एसआईपी से 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए करीब 20 साल लग जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि अगर 20 साल की बात हो तो 20 सालों में इनकम कई गुना बढ़ेगी। और हर साल यदि मैं 10% का स्टेप अप भी मानकर चलूं, तो आपने 10,000 की एसआईपी की और 10% से स्टेप अप करते गए, वही 12% के सीएजीआर पर 16 ईयर्स में ही आपका 1 करोड़ बन जाएगा। यानी कि जहां आपको 20 साल लग रहे थे, आपके 4 साल बच गए। और स्वाति जी, ये तो एक सिंपल समझाने के तरीका अच्छा है, पर मैं सच बोलूं तो हमारी इनकम किसी भी कंडीशन में इससे ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी कई वजह होती हैं। एक तो यह है कि रेगुलर जो चाहे सैलरी हो या बिजनेस हो, इन्फ्लेशन के हिसाब से उसमें इंक्रीमेंट होता है। उसके अलावा इतने लंबे समय की बात की जाए तो प्रमोशन भी होंगे, बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ भी हो सकती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टर अगर डिसिप्लिन मेंटेन करे, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे और समय के साथ जिस हिसाब से इनकम बढ़े, जहां 20% बढ़ी, 30% बढ़ी, आपने उस हिसाब से बढ़ा दिया, तो ये 1 करोड़ की बात नहीं, कई करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि सही एसेट क्लास चुनना और इन्वेस्टेड रहना, समय के साथ में उसे बढ़ाते रहना। स्वाति जी, एक बात और कहूंगा, जब भी बात चल रही थी कि 943 की, अगर कोई इन्वेस्टर ना मतलब आगे इन्वेस्ट ना भी करे और शुरुआती दौर में ज्यादा करके और छोड़ देगा, तो भी ज्यादा पैसा बन जाएगा इसके कंपैरिजन में कि वो पहले इन्वेस्ट ना करे और लेट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करे। तो इसके लिए जितनी जल्दी हो सके छोटे अमाउंट से सही आप शुरुआत कीजिए और पैसा इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद से छोड़ भी देंगे तो कंपाउंड की वजह से वो बढ़ता रहेगा। जी, और इस पूरे वेल्थ क्रिएशन के सफर में प्रबलीन, अब ये बताइए आप कि वेल्थ क्रिएशन के सफर में किन गलतियों से बचना चाहिए। जी, स्वाति जी, जैसे अभी पंकज जी और मेरे ख्याल से हम दोनों ने दोहराया है कि अल्टीमेटली आपको मार्केट्स के अच्छे और बुरे समय में दोनों में बने रहना है। तो कई बार जैसे अभी शुरू में पंकज जी ने बोला कि हम मार्केट्स के जो एक्सट्रीम्स होते हैं, बहुत अच्छा समय और बहुत बुरा समय, हम कई बार उसमें घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं प्रॉफिट्स बुक कर लिए जाएं। प्रॉफिट आप डेफिनेटली बुक कर लिए अगर आपके गोल्स करीब हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से मार्केट्स में बने रहना, यानी कि आप एक जो डिसिप्लिन के साथ अपने निवेश को कंटिन्यू रखें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट्स के साइकिल के साथ अपने आप का जो आपका निवेश है उसको आप कंटिन्यू रखते हैं। पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम कहीं पे हबड़ा दबड़ी में निकल जाते हैं, हमें लगता है हमने 2 साल के लिए निवेश किया, हमारे रिटर्न्स नहीं बने और हमारा सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर लूज हो जाता है मार्केट्स में, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक इक्विटीज को हम अक्सर चाइनीज बैम्बू से कंपेयर करते हैं। उसकी स्टोरी याद रखनी चाहिए, जहां पे जब वो किसान बोते हैं चाइनीज बैम्बू को, तो उसकी फसल जो जमीन के ऊपर 4 साल तक नहीं दिखती है,
वो जमीन के नीचे उग रहा होता है और 5वें साल में वो अचानक से बहुत लंबा शूट अप करते हैं। तो इक्विटीज भी कई बार उसी के जैसा होता है, हम अपनी एसआईपीज में निवेश करते रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि 2 से 3 साल भी आपको रिटर्न्स ना दिखे या नेगेटिव रिटर्न्स दिखे, तो आप जरूर कंटिन्यूड रहिए इवन डाउन टर्न्स में। उसके अलावा जितना हो सके स्वाति, हमें अपने बिहेवियरल जो एक एस्पेक्ट है उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। फियर, ग्रीड, इस टाइप की चीजों से थोड़ा बचना चाहिए। कभी भी समय उतना अच्छा और बुरा नहीं होता जितना हम मार्केट्स में कई बार नैरेटिव्स बन जाते हैं। आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में एकदम से मार्केट्स ने कैसे रुख बदला है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक मॉडरेशन थिंकिंग के साथ आप हमेशा चलिए एंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखिए। पैनिक सेलिंग और ग्रीड दोनों से मेरे ख्याल से बचने की रिक्वायरमेंट है। सो अगर इन कुछ बेसिक रूल्स को हम फॉलो करें, अपने थोड़ा बिहेवियर को हम थोड़ा सा संयम में अपने आप को रखें और डिसिप्लिन एट द कोर और अपना परसिवरेंस के साथ, मेरे ख्याल से अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कंटिन्यूड रहें तो हम शानदार रिटर्न्स देख सकते हैं ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड। जी, और अब जरूरी है समझना कि अगर आप अपने निवेश को बनाए रखते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बाजार की कैसी चाल है, तो आपको आपका कोई एक पसंदीदा फंड्स कितने रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, बशर्ते आप उसमें बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं पंकज जी आपसे समझना चाहूंगी, जरा आप बताएं कि कैसे एक फंड में लॉन्गर टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करने की ताकत रहती है। देखिए स्वाति जी, बहुत सारी स्कीम्स हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ऐसी स्कीम जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा का समय पूरा कर लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में अप्स एंड डाउन्स कई बार देखे जाते हैं। आज शायद ऐसा लग रहा होगा कि 2021 से अभी तक जिस तरह रैली हमने देखी थी, तो उसके बाद थोड़ा सा गिरावट जो देखी गई वो काफ़ी पेनफुल दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमने कई बार, यानी कि अगर ईयर 2000 की आप बात करें, वो चाहे .com बबल हो या फिर उसके बाद में 2004 में मार्केट में मतलब बहुत तेज गिरावट आई, पर 4 से 7 तक बहुत तेजी भी देखी गई। उसके बाद में हमने देखा कि 2008 में गिरावट आई, और 8 में जहां सेंसेक्स मतलब 21,000 से गिरकर 7,600 पे आया, उसके बाद में टाइम लगा उसको वापस आने के लिए। और इस तरह की चीजें मतलब, और फिर 2020 में जो गिरावट हमने देखी, तो ये गिरावट कई बार आई है, पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे में यदि आप एक स्कीम का चुनाव करते हैं और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं, अभी जैसे प्रबलिन जी कह रही थी कि अगर गोल है आपका और वो अचीव हो गया है, तो आपको डेफिनेटली गोल बुक करने के हिसाब से रिडीम करनी है यूनिट्स, वो आपका अधिकार है। लेकिन आप घबरा कर निकल जाते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट दिखाई देता है तो निकल जाते हैं, दोनों ही चीजें गलत हैं। यानी कि गोल पूरा नहीं हुआ, आपने देखा कि 10 रुपए का 12 रुपया हो गया और निकल गए, जबकि उसमें पॉसिबिलिटी थी कि 10 का वो 50-100 रुपए हो जाता। और दूसरी बात वही है कि वो गिरावट आई, आप घबरा गए, आपको लगा अब तो जीरो होने वाला है और आप निकल गए। ये दोनों स्थिति बहुत खराब होती हैं। तो यदि फंड्स की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन चलिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर लेते हैं। तो इसकी अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में यदि 10 साल की बात करेंगे तो करीब 18% का यहां पर रिटर्न निकल कर आया CAGR बेसिस पर। हम तो 12% की बात करते हैं हमेशा कि इक्विटी में आप लॉन्ग टर्म में 12% की उम्मीद रखिए, पर यहां पर 10 ईयर्स की बात करेंगे तो करीब 18% का रिटर्न निकल कर आया है। 5 साल में तो खैर 31% है, 3 साल की बात करें तो 18% का रिटर्न है। और यदि मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, देखिए 2013 में स्कीम लॉन्च हुई थी मई में, वहां से यदि बात करेंगे तो 19% का CAGR स्कीम ने दिया है। तो इसके लिए आप यदि लॉन्ग टर्म तक टिके रहते हैं, ऐसा नहीं कि स्कीम का, अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की भी बात करें तो इसमें भी गिरावट देखी गई, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रहे, चाहे वो आपसे 13 से लेके 25 तक की बात हो या फिर वो 3, 5, 7, 10 साल किसी की भी बात हो, आपको रिटर्न्स यहां पर 20% के आसपास मिले हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इस तरह से बहुत सारी स्कीमें आप कहेंगे तो मैं एक एक करके कई एग्जाम्पल यहां पर दे सकता हूं स्वाति जी। बिल्कुल, आपने एक एग्जाम्पल दिया, हम और भी एग्जाम्पल्स लेंगे, क्योंकि समझना यही जरूरी है कि अगर आप 10 साल तक भी एक स्कीम में बने रहे हैं डिसिप्लिन्ड वे में, तो आपका लगभग 19 से 20% रिटर्न कहीं नहीं गया। बस आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है। ये तो हमने एक फ्लेक्सी कैप फंड की बात की, कुछ और फंड्स की बात करेंगे, कुछ पैसिव फंड्स, इंडेक्स फंड, गोल्ड फंड का भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देने वाले हैं और आपको समझाएंगे कि लॉन्ग टर्म में कैसे वेल्थ क्रिएट करने के लिए ये हो सकते हैं मददगार। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।
वेल्थ बनाने का क्या है फॉर्मूला, कर रहे हैं इस पर बातचीत प्रवीण वाजपेयी और पंकज मटपाल हमारे साथ शो में है शामिल। प्रवीण, मैं आपसे एक इंडेक्स की बात जानना चाहती हूँ। इंडेक्स फंड का अगर हम जिक्र करें, ये तो एक इंडेक्स को मिमिक करते हैं। एक लॉन्गर टर्म में एक पैसिव फंड स्ट्रैटेजी किस तरीके से एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है अपने इन्वेस्टर को? जी जी, अभी पंकज जी ने बहुत ही पॉपुलर स्कीम का एग्जांपल दिया है स्वाति। एंड अब मैं एक इंडेक्स फंड की बात करती हूँ तो मिड कैप हम इंडेक्स उठा लेते हैं, जो निफ्टी का मिड कैप 150 इंडेक्स है। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो हमारे देश की 101 से लेके 150 तक की जो सबसे 250 तक जो सबसे बड़ी सेकंड बिगेस्ट 150 कंपनीज हैं, उनका एक इंडेक्स कॉम्पोजिशन है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम एलोकेशन एक कंपनी को है वो करीबन 2.5% तक जाता है। तो मिड कैप्स में एक पोटेंशियल रहता है ग्रोथ का, बिकॉज वो आज की थोड़ी सी तेज रफ्तार से चलने वाली कंपनीज हैं जो कल को चल के लार्ज कैप बन सकती हैं, बड़ी कंपनीज बन सकती हैं। अगर हम एक लंबे समय की बात करें, करीबन 10 साल, तो हमने देखा है कि जो मिड कैप इंडेक्स है उसने करीबन 20% का CAGR दिया है। SIP रिटर्न्स में अगर हम XIRR बोले तो अगेन अराउंड 20% का रहा है। 5 इयर्स में करीबन 22%, 22.91 टू बी प्रिसाइज, तो ऑलमोस्ट 23% का। और 7 साल में करीबन 21% का XIRR दिया है। एंड ये ऐसे टाइम पे स्वाति हम रिटर्न्स देख रहे हैं जब ऑलरेडी हमने देखा है कि मिड कैप इंडेक्स में काफी गिरावट रही है। अगर अभी हम सितंबर 24 से फरवरी एंड तक, मार्च बिगनिंग तक ही देखें तो करीबन 21% की फॉल है। और इस पूरे लंबे समय में जो ये 10 ईयर पीरियड है, इसमें जो मिड कैप इंडेक्स है वो 44% से लेके 21%, अब फिर से 21%, करीबन 18%, 14%, इस तरीके की बहुत फॉल्स देख चुका है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। और अगर हम सिर्फ पिछला 5 साल ही देखें, मार्च 2020 से लेके अभी मार्च 2025 तक, तो इसमें ही इस इंडेक्स ने बहुत बड़े फॉल्स देखे हैं। अभी का 21% का फॉल हमने अक्टूबर 21 से जून 22 में बहुत बड़ा फॉल देखा था, ऑलमोस्ट 22% का। तो स्वाति बेसिकली इस पूरी चीज की जो समरी वो ये है कि एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो हमें मिड कैप्स में एक्सपोजर देती है। और 5 ईयर का अगर हम टेन्योर देखें और रोलिंग रिटर्न्स देखें तो सिर्फ एक एक्टिवली मैनेज्ड मिड कैप फंड है जिसने मिड कैप इंडेक्स को बीट किया है। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है जो आपको एक ही चीज करनी है कि मार्केट फॉल्स में बने रहना है। एंड आई थिंक आपके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स बन सकते हैं। बिल्कुल, चाहे एक्टिव रहे या पैसिव स्ट्रैटेजी रहे, ये आंकड़े बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये आपको औसतन 20% तक का रिटर्न बनाकर जरूर दे सकते हैं। पंकज जी, ओवर टू यू नाउ। आपके बाकी दो जो फंड्स जिसका आप जिक्र करने वाले थे, कौन से रहेंगे? बिल्कुल स्वाति, देखिए यहाँ पर ना अभी मैंने एक एक्टिव फंड बताया जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड था। प्रबलिन जी ने एक पैसिव फंड बताया जो कि मिड कैप फंड था। इस बात से एक बात और समझ में आती है कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो एक्टिव और पैसिव के बीच भी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए और साथ ही अलग अलग कैटेगरीज भी आपके पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए। तो जो मैंने बात की पहले फ्लेक्सी कैप की, अभी मैं बात करूंगा एक वैल्यू स्टाइल फंड की। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की, बहुत ही पुराना फंड है, 2004 में ये लॉन्च हुआ था। और क्योंकि डायरेक्ट प्लान तो बाद में आए, उस टाइम पर तो रेगुलर प्लान ही होते थे। तो अगर मैं 2004 से सिंस इंसेप्शन इसकी बात करूं तो स्कीम ने 20% का 20.06 टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं कल की एनएवी के हिसाब से बात करूं तो 20% का रिटर्न CAGR बेसिस पर स्कीम ने दिया है। और अगर आप अभी बात करें हम 3 साल, 5 साल या 10 साल की, तो लास्ट 3 इयर्स में भी 20% का रिटर्न आया है। आप 5 साल की बात करेंगे तो खैर वहां तो बहुत ही अच्छा रिटर्न 32% के आसपास का CAGR स्कीम ने दिया। और 10 साल की बात करें तो करीब 15% का CAGR यहां पर निकल कर आया। तो एक बात समझ में आती है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेंगे तो कभी किसी पीरियड में हो सकता है कि रिटर्न आपके नेगेटिव भी हो, कभी हो सकता है कि 10, 12, 15% भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हिस्टोरिकली हम देख रहे हैं वो काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। उसके अलावा यदि बात करें मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड की, एक ही फंड जिसमें लार्ज एंड मिड कैप और ग्रोथ स्टाइल फंड, यहां पर भी आप देखेंगे, देखिए ये स्कीम जुलाई 2010 में लॉन्च हुई थी। तो वैल्यू डिस्कवरी तो खैर 20 साल पूरे कर लिए, पर ये स्कीम ने भी 15 साल करीब करीब पूरे होने वाले हैं स्कीम के। तो स्कीम ने पिछले 3 साल में जहां करीब 13% का रिटर्न दिया, लेकिन अगर 5 साल की बात करें तो 26% का CAGR रहा। वहीं 10 साल की बात की जाए तो करीब 17% के आसपास रिटर्न रहा। और सिंस इंसेप्शन इस स्कीम ने भी, अगर हम 2010 से लेकर अभी तक बात करें तो 19% से अधिक का CAGR डिलीवर किया है। तो यानी कि हम हमेशा
ये सुन के तो मुझे लगता है व्यूवर्स को काफी मोटिवेशन मिल रहा होगा। जब हम 12% पर कैलकुलेट करते हैं तब भी हम कहते हैं कि आपका करोड़ रुपया कितने टाइम में बन जाएगा। पर अगर आप इन्वेस्टेड रहें लॉन्ग टर्म में और ये 15-20% के CAGR पर कैलकुलेट करेंगे तो आप कितना करोड़ रुपया बना सकते हैं वो यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल प्रवीण, मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में। हमने तमाम कैटेगरीज की बात की, मिड कैप हो गया, एक लार्ज कैप भी हो गया, लार्ज एंड मिड का भी हमने फ्लेवर समझ लिया कि लॉन्गर टर्म में कैसा रहा है प्रदर्शन। गोल्ड तो काफी ज्यादा चमक रहा है। गोल्ड लॉन्गर टर्म में कोई इन्वेस्ट किसी ने किया थ्रू फंड या ETF, तो कैसा रिटर्न बना है लॉन्गर टर्म में? जी स्वाति, मेरे ख्याल से गोल्ड फंड में पैसे डालना जो आगे ETF में इन्वेस्ट करता है बहुत ही आसान और सरल तरीका है इन्वेस्ट करने का, बिकॉज आप SIP के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर हम SIP के रिटर्न्स देखें तो 10 साल में गोल्ड फंड्स ने करीबन 14.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में करीबन 17.5% का रिटर्न दिया है, विच आई थिंक बहुत ही एक्सेप्शनल रिटर्न है गोल्ड के। गोल्ड हम लोगों को एक कंफर्ट भी देता है, अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन देता है। और अब जो टैक्सेशन है जिसपे वो 12.5% पे टैक्स होगा, मेरे ख्याल से उससे गोल्ड फंड्स का एडिशन पोर्टफोलियोज में थोड़ा और सरल हो जाता है, बिकॉज पिछले साल तक इसको हमें टैक्सेबल था हमारे स्लैब रेट पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बेनिफिट वो भी अब है। और अगर हम गोल्ड को देखें और जब हम इलेक्ट्रॉनिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसकी भी फॉल्स हमें ये बताती हैं कि गोल्ड में भी फॉल्स आती हैं। अगर हम अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016 देखें तो 13.5% का फॉल था। मार्च 2020 तक में गोल्ड गिरा था करीबन 9% से। तो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हमने गोल्ड्स में भी गिरावट देखी है, गोल्ड फंड्स में, जो हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ इक्विटी में होता है। पर जब हम इलेक्ट्रॉनिकली इन्वेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि गोल्ड में भी ऐसा होता है। और अल्टीमेटली जो मूल मंत्र है वो सेम है कि आपको इन्वेस्टेड रहना है और दोनों डाउन टर्न्स और अपसाइड का बेनिफिट लेना है। आपको डाउन टर्न्स में, मार्केट के बुरे समय में डेफिनेटली उनका साथ देना है। एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड का एडिशन पोर्टफोलियोज में बहुत ही मान लीजिए एक चमक डेफिनेटली ऐड कर सकता है और आपके करोड़पति बनने के लक्ष्य के करीब आपको जल्दी लेके जा सकता है। बिल्कुल, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमने दोनों ही अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की। हो सकता है इसमें से काफी फंड्स आपके पास ऑलरेडी हो, काफी में आपको अब इंटरेस्ट जगा हो, पर यह आपके अपने लक्ष्य पर डिपेंड करता है आप कौन सा फंड चुने। हमने आपको बस बताया कि लॉन्ग टर्म में किसी फंड में निवेशित रहने के क्या है फायदे और वेल्थ क्रिएट कैसे होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हम करेंगे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पंकज जी, थैंक यू सो मच। प्रबलीन, धन्यवाद आपका भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।